हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो रिसेंट वीडियो में हमने डिस्कस किया था TSSB PRT का क्या पेपर पैटर्न रहने वाला है, और मैंने आपको उसमें बोला था कि जल्दी हम उसकी क्लासेस शुरू करेंगे, जिसमें हम PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम KVS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, DSSB PRT के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। ठीक है, तो आज जो आपके लिए मैं क्वेश्चंस लेकर आई हूँ वो 2018 DSSB PRT का क्वेश्चन पेपर है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप वीडियो बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है आपका। ठीक है, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा और नोटिस करते चलना कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को बिना देरी के अब शुरू करते हैं। अब आपको ठीक है वीडियोस जो है मिलती रहेंगी, MCQ की भी वीडियोस मिलेंगी, और आप लोग अगर बोलोगे तो टॉपिक वाइज भी हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और ये आपका जो पार्ट B आता है, ठीक है, जिसमें टीचिंग मेथोडोलॉजी, साइकोलॉजी, CDP ये सब होता है, उसका पोर्शन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट B जो 100 नंबर का आता है। ठीक है, तो अब बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हो सकता है क्वेश्चन आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा हो, बट डोंट वरी, ध्यान से सुनते रहिएगा, आपको सब चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हु सेड गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स। ये किसने बोला कि जो गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग होती है वो ज़्यादा लाभकारी होती है स्टूडेंट्स के लिए। तो ये जो स्टेटमेंट है ये प्याजे का है, तो ये आपको याद रखना है। प्याजे ने क्या बोला कि गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग बेहतर होती है स्टूडेंट्स के लिए। इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चंस हैं। मार्गदर्शित खोज, जिसमें बच्चों को गाइड किया जाए, वो बच्चों के लिए बेस्ट होती है लर्निंग। ये किसने बोला? प्याजे ने। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। अगले क्वेश्चन आप पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ब्लर दिख रहा है तो ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, According to Piaget, a child in the age group of 2 to 7 years is in the dash stage of cognitive development. कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस प्याजे ने बताई हैं। उनमें से अगर बच्चा 2 से 7 साल की एज में है तो कौन सी स्टेज होगी, ये आपसे पूछी है, तो वो होगी प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्याजे की चारों स्टेजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो 4 स्तर प्याजे ने बताए हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, उनमें से एक स्तर के बारे में यहाँ से पूछा है जो 2 से 7 साल का एज ग्रुप होता है, तो वो प्री ऑपरेशनल में आता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? प्री ऑपरेशनल यानी कि पूर्व प्रचालन संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वाइगॉत्स्कीज टर्म that represents the gap between what children can do on their own and what they can do with the assistance of others is called what? अब यहाँ पर प्याजे की बात हो गई, अब वाइगॉत्स्की की बात हो रही है। वाइगॉत्स्की ने ये बोला है, ठीक है, कि उसमें क्या गैप होता है कि अगर बच्चे खुद से अपना काम करें या किसी के असिस्टेंस में रह के काम करें, किसी की गाइडेंस में काम करें, तो उसको वाइगॉत्स्की ने कैसे डिफ़ाइन किया है? तो उसको वाइगॉत्स्की ने डिफ़ाइन किया है ZPD की फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस, इस गैप को बताया है वाइगॉत्स्की ने। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। अगला, इसको समीपस्थ दूरी का क्षेत्र भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वाइगॉत्स्कीज व्यू ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? वाइगॉत्स्की का कॉग्निटिव डेवलपमेंट को लेकर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? फिर से वाइगॉत्स्की पर सवाल है, तो ये चीज़ें आप माइंड में नोटिस करते चलना। चाहो तो पेन पेपर लेके नोट भी कर सकते हो कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वाइगॉत्स्की का कॉग्निटिव डेवलपमेंट को लेकर क्या व्यू था? तो ऑप्शन नंबर 4 सुनिएगा और पढ़िएगा। He proposed that intellectual development can be understood in terms of the historical and cultural context children experience. ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है? वाइगॉत्स्की ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड, संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड, वाइगॉत्स्की कहते हैं कि बौद्धिक विकास को बच्चों द्वारा अनुभव किए जाने वाले ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ के रूप में समझा जा सकता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इन्होंने क्या बताया? फिर से सुनना। He proposed that intellectual development can be understood in terms of historical and cultural context children experience. ये सब्जेक्ट ऐसा है, ये कोई जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस नहीं है जिनको हम फटाफट बहुत जल्दी से पढ़ते चले जाएं। ठीक है,
टर्म्स हमें समझकर पढ़नी होती हैं और हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो हर चीज़ हमें क्लियर होगी। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की, अगेन क्वेश्चन किससे है? वाइगॉत्स्की से। अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की, व्हाट इज द process of constructing an internal representation of external physical object or action, तो उसको कहा जाता है internalization। ठीक है, process of constructing an internal representation ऑफ एक्सटर्नल फिजिकल ऑब्जेक्ट। आप किसी एक्सटर्नल फिजिकल ऑब्जेक्ट की कोई इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बना रहे हो तो उस प्रोसेस को कहा जाता है इंटरनलाइजेशन। ठीक है, किसी भी एक्सटर्नल फिजिकल ऑब्जेक्ट की जिसको आप देख सकते हो उसकी आप एक आंतरिक यानी कि इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बना रहे हो तो उस प्रोसेस को इंटरनलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? समावेशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, A major goal of education is to help learners store information in what and to use the information on later occasions in order to effectively solve problems। तो ऑब्वियसली पर्पस क्या होता है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपको जो चीज़ें हैं वो स्टोर कराई जाएँ लॉन्ग टर्म मेमोरी में। तो क्वेश्चन को फिर से ध्यान से सुनिएगा। A major goal of education is to help learners store information in long-term memory and to use that information on later occasions in order to effectively solve the problem। समय आने पर वो उसका जिससे यूज़ कर पाएँ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो स्टोर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द टेंडेंसी टू एनालाइज वन सेल्फ एंड वंस ओन थॉट्स। ठीक है, उस टेंडेंसी को क्या बोलेंगे? जब हम खुद को और अपनी थॉट्स को एनालाइज करते हैं तो उसको मेटाकॉग्निशन बोला जाता है। जब हम खुद को और खुद के थॉट्स को, विचारों को एनालाइज करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं या समझते हैं तो उसको मेटाकॉग्निशन कहते हैं। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पेरेंट्स हु हैव हाई एक्सपेक्टेशंस एंड इम्पोज firm controls yet are also warm and responsive to their children are known as dash parents। वो पेरेंट्स जिनके अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उन पर कंट्रोल करना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को बच्चों पर थोपते हैं एक तरीके से, तो उनको अथॉरिटेटिव पेरेंट्स कहा जाता है। ठीक है, उनको सत्तावादी माता पिता कहा जा सकता है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, What does the trial and error method of learning implies? लर्निंग का एक मेथड आपने सुना होगा, ट्रायल एंड एरर। अभी हमने पेरेंट्स के टाइप से क्वेश्चन पढ़ा और अभी हमारा क्वेश्चन है लर्निंग से, लर्निंग टॉपिक से। तो ट्रायल एंड एरर मेथड जो होता है, ठीक है, वो क्या शो करता है कि लर्निंग क्या है? इंक्रीमेंटल है, यानी कि लर्निंग क्या होती है? बढ़ती रहती है। तो ट्रायल एंड एरर मेथड से क्या आप कोई चीज़ करना क्या करते हो? बार बार करते हो, बार बार करते हो तो सीखते हो। ठीक है, उससे आप सीखते हो। तो ये मेथड क्या है? इंक्रीमेंटल है, इसमें सीखना वृद्धिशील होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, इफ़ देयर आर मोर मॉडिफाइबल कनेक्शन बिटवीन स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स द कनेक्शंस आर इंक्रीज्ड, दिस इज ड्यू टू लॉ ऑफ व्हाट? देखो क्वेश्चन अब आ गया है किससे? थॉर्नडाइक से। थॉर्नडाइक की जो थियरी है जिसमें स्टिमुली और रिस्पॉन्स की बात की गई है, उससे क्वेश्चन है। फिर से पढ़िएगा, इफ़ देयर आर मोर मॉडिफिएबल कनेक्शन, अगर स्टिमुली और रिस्पॉन्स के बीच में ज़्यादा मॉडिफाइबल कनेक्शन होते हैं, मॉडिफाई किए जा सकते हैं, तो दी कनेक्शंस आर इंक्रीज, तो कनेक्शन क्या होंगे? बढ़ेंगे। और ये कहा जाता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडिनेस, ये भी आपको पढ़ने होते हैं। उन्हीं में से यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास के नियम से सवाल पूछा गया है। जब स्टिमुली और रिस्पॉन्स के बीच के कनेक्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं आवश्यकता के अनुसार, तो कनेक्शन क्या होता है? इंक्रीज होता है, बढ़ता है, बेहतर होता है, तो उसको लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, द क्लास टीचर ऑब्जर्व्ड राम enjoy singing and composing songs. The teacher concluded that Ram seemed to be high in dash intelligence. तो अगर राम सिंगिंग को एंजॉय करता है, गाने कंपोज करता है, यानी कि उनके गानों की धुन बनाता है,
तो वो उसमें कैसी इंटेलिजेंस होगी, म्यूजिकल इंटेलिजेंस होगी। इजी क्वेश्चंस था ये, एक आपका रोल ऑफ टीचर या क्लासरूम से क्वेश्चन कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अकॉर्डिंग टू दी proximodistal trend in physical development, an infant would first learn to control what part of his or her body। तो अगर हम proximodistal ट्रेंड की बात करते हैं अपने फिजिकल डेवलपमेंट में, शारीरिक विकास में, तो प्रॉक्सिमोडिस्टल ट्रेंड के अनुसार जो इन्फेंट होता है वो अपने कौन से बॉडी के पार्ट पे सबसे पहले कंट्रोल करना शुरू करता है, तो जो उसकी आर्म्स होती हैं, ठीक है, आर्म्स जो होती हैं, भुजाएं बच्चे की, वो उन पर कंट्रोल करना शुरू करता है। और ये किसके अकॉर्डिंग है, प्रॉक्सिमोडिस्टल ट्रेंड के अकॉर्डिंग। एक शिशु सबसे पहले अपने शरीर के किस भाग को नियंत्रित करना सीखेगा, अपनी आर्म्स को, यानी कि भुजाओं को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हेन एन एडल्ट ब्रेक टास्क्स इनटू अ सेट ऑफ सब रूटीन्स दैट द चाइल्ड कैन सक्सेसफुली कंप्लीट ऑन हिज और हर ओन, अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की द अडल्ट इज। वाइगॉत्स्की से अगेन आपके सामने क्वेश्चन है कि अगर कोई अडल्ट किसी टास्क को ब्रेक करके, सब रूटीन्स में ब्रेक करके सक्सेसफुली खुद से कंप्लीट कर रहा है, तो उसको बोलेंगे प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग। क्या है प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग? अगर किसी टास्क को कोई अडल्ट सेट ऑफ सब रूटीन्स में ब्रेक करके कर रहा है, ठीक है, सेट ऑफ सब रूटीन्स में कर रहा है और सक्सेसफुली खुद ही वो उसको कंप्लीट कर लेता है, तो ये प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग होती है। इसको हिंदी में खाका प्रदान करना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू NCF, इंक्लूसिव एजुकेशन इम्प्लाइज दैट वी शुड चेंज द डैश टू फिट द डैश। अब क्वेश्चन इंक्लूसिव यानी कि समावेशी शिक्षा से आ चुका है, तो कह रहे हैं कि जो NCF के अनुसार जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो इम्प्लाई करती है कि वी शुड चेंज द सिस्टम टू फिट टू द चाइल्ड। हमें सिस्टम को चेंज करना है जिससे वो किसके लिए फिट हो, चाइल्ड के लिए फिट हो। हमें चाइल्ड को सिस्टम में फिट नहीं करना, हमें सिस्टम को चाइल्ड के अकॉर्डिंग रखना है। क्लियर हो गई ये बात? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लर्निंग इज़ अ नेसेसरी एंड यूनिवर्सल एस्पेक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग कल्चरली ऑर्गेनाइज्ड स्पेसिफिकली ह्यूमन साइकोलॉजिकल फंक्शन। दिस is a tenet from Vygotsky। Again question from Vygotsky। तो Vygotsky क्या कहते हैं कि लर्निंग नेसेसरी है और एक यूनिवर्सल एस्पेक्ट है ऑफ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग कल्चरली। जब आप कल्चरली ऑर्गेनाइज हो के डेवलप करते हो स्पेसिफिकली ह्यूमन साइकोलॉजिकल फंक्शन में, तो ये लर्निंग वो होती है, ठीक है। लर्निंग क्या है, एक नेसेसरी और यूनिवर्सल एस्पेक्ट है किसका, प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग कल्चरली ऑर्गेनाइज्ड स्पेसिफिकली ह्यूमन साइकोलॉजिकल फंक्शन, ठीक है, इस तरह से डेवलप होते हैं। ये वाइगॉत्स्की ने कहा है कि सीखना विकासशील सांस्कृतिक रूप से संगठित विशेष रूप से मानवीय मनोवैज्ञानिक कार्य की प्रक्रिया का एक आवश्यक और यूनिवर्सल पहलू है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इन अ मिक्स्ड क्लासरूम द टीचर शुड, यहाँ पर क्लासरूम से क्वेश्चन है। यहाँ पर मिक्स्ड क्लासरूम में हर तरह के बच्चे हैं क्लास में, तो टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर शुड प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लर्निंग सिचुएशन। ये नहीं कि आप सिर्फ एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर, पर्टिकुलर मेथड को लेकर ही अड़े रहो, उसी से बच्चों को सिखाने की कोशिश करो। मिक्स्ड क्लासरूम में आपको वैरायटी ऑफ लर्निंग सिचुएशंस को प्रोवाइड करना होगा, यूज़ करना होगा, जिससे जो बच्चे एक तरीके से नहीं सीख पा रहे हैं वो दूसरे तरीके से सीख पाएँ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रिसर्च शोज दैट इन अ डाइवर्स क्लासरूम अ टीचर्स एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अर स्टूडेंट्स डैश देयर लर्निंग। ये कहता है कि डाइवर्स क्लासरूम में जहाँ कई तरह के छात्र हैं, जो टीचर है उसकी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हर स्टूडेंट्स कैसी होती हैं, सिग्निफिकेंट, उनका जो टीचर की एक्सपेक्टेशंस होती हैं फ्रॉम हर स्टूडेंट्स हैज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन देयर लर्निंग। ऑफकोर्स टीचर बच्चों से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ये बच्चों पर इम्पैक्ट डालता है। तो यही यहाँ पर बोला गया है कि रिसर्च ये बताती है कि इन अ डाइवर्स क्लासरूम अ टीचर्स एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हर स्टूडेंट्स हैज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन देयर लर्निंग। क्लियर हो गई इतनी बात? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अवॉर्डिंग ट्रॉफीज, मेडल्स, ग्रेड्स, ये क्या कहलाता है, ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहलाता है।
बाह्य अभिप्रेरणा कहलाती है। अगर आप बच्चों को अवार्ड्स, ट्रॉफीज़, मेडल्स, ग्रेड्स ये सब देते हो, उसको मोटिवेट करने की कोशिश करते हो, तो ये आपके एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आते हैं, बाह्य अभिप्रेरणा में आते हैं। मोटिवेशन के टॉपिक से ये आपका क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अ कॉर्नरस्टोन ऑफ वाइगोत्स्की's theory of cognitive development is that society and culture play a key role in promoting development. वाइगोत्स्की की थ्योरी से एक और क्वेश्चन है। वो कहते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में कि जो सोसाइटी और कल्चर है वो हमारे डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सो व्हाट टाइप ऑफ पर्सपेक्टिव इज़ दिस कंसीडर टू बी? तो ये एक सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव है। ऑब्वियसली जब यहाँ पर सोसाइटी और कल्चर की बात हो रही है तो ये कैसा पर्सपेक्टिव होगा? एक सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव होगा। वाइगोत्स्की हमेशा डेवलपमेंट में सोसाइटी को, समाज को इम्पोर्टेंस देते हैं और वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी सोसाइटी और कल्चर का इम्पोर्टेंट रोल बताते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट डज पियाजे बिलीव्ड? पियाजे क्या मानते थे? पियाजे से क्वेश्चन आपके सामने है। सो वी कैन मैनिपुलेट दिस सेंसरी वर्ल्ड। पियाजे क्या कहते हैं कि जो संवेदनाएं होती हैं, संवेदनाओं को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये किसने बोला? ये किसका मानना था? किसकी थॉट थी? पियाजे की। वी कैन मैनिपुलेट दी सेंसरी वर्ल्ड। हम संवेदी दुनिया का कुशलता से प्रयोग कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो 20 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होते हैं, क्योंकि 20-20 करके 5 पार्ट में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टोटल 100। ज़्यादा से ज़्यादा PYQ आपको रिवाइज कराऊंगी, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी, तैयारी भी होगी और टॉपिक भी आपको क्लियर होंगे कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सीरियस होकर इस एग्ज़ाम को आपको देना है, सिलेक्शन लेना है, क्योंकि हर साल वैकेंसी नहीं आती है और स्टेट्स में भी, जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वहाँ पर भी वैकेंसीज PRT में ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही हैं, बिहार को छोड़ दें तो इसीलिए इस पर पूरा फोकस करिए, अच्छे से अपनी तैयारी करिए। यहाँ पर अब आपको कंटिन्यू बेसिस पर क्लासेस मिलती रहेंगी। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। टीचिंग अ किंडरगार्टन स्टूडेंट टू राइट देयर नेम is a skill that she or he can do with the help of someone at first and eventually do it on their own। ये क्या कहलाता है? तो बहुत सिंपल सी बात है, वाइगोत्स्की भी इसको बताते हैं। पहले आप बच्चे को किंडरगार्टन में बच्चों को उसका क्या स्किल सिखाते हो? उसका नाम लिखना। ठीक है, आप बच्चे को राइट देयर नेम, नाम लिखना सिखा रहे हो, उनकी हेल्प कर रहे हो फर्स्टली, और फिर धीरे धीरे वो क्या है, खुद से आप उस काम को कर पा रहे हैं। पहले आपने हेल्प की, फिर वो खुद से उस काम को कर पा रहे हैं। तो ये ZPD में आता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में आता है। क्लियर होगी बात? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, एक संरचनावादी कक्षा में, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। रचनात्मक अधिगम से, रचनात्मक कक्षा से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिव रहते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, डिस्टेंस लर्निंग इज़ अ मॉडर्न सिस्टम ऑफ व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन? बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट सवाल है, डिस्टेंस एजुकेशन से सवाल है। ठीक है, दूरस्थ शिक्षा जैसे हम इग्नू जो प्रोवाइड करता है, ठीक है, उस तरह से। तो दूरस्थ शिक्षा यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन आती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन में, याद रखना इम्पॉर्टेंट है। क्या ये फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, या कंपलसरी है, नॉन फॉर्मल? तो ये नॉन फॉर्मल है। डिस्टेंस एजुकेशन कैसी एजुकेशन होती है? नॉन फॉर्मल होती है, याद रखना, गैर औपचारिक। अगला क्वेश्चन है, इन इट्स रिपोर्ट लर्निंग विदाउट बर्डन, किसकी बात चल रही है? लर्निंग विदाउट बर्डन। डैश पॉइंटेड आउट दैट लर्निंग एट स्कूल कैन नॉट बिकम अ जॉयफुल एक्सपीरियंस unless we change our perception of child as a receiver of knowledge and move beyond the convention of using textbooks as the basis for examination। तो ये NCF ने बताया है, ठीक है, लर्निंग विदाउट बर्डन। NCF क्या कहता है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये इसका आंसर है। NCF यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये लर्निंग विदाउट बर्डन के बारे में क्या कहता है कि हमारा जो मकसद है बच्चों को पढ़ाने का, सिखाने का, ठीक है, वो केवल ये नहीं है कि वो उन्हें हम नॉलेज को थोपते रहें,
ठीक है, और किताबी ज्ञान उनको देते रहें, ठीक है। तो इस वजह से इस चीज़ को शुरू किया गया है लर्निंग विदाउट बर्डन, कि उनको सिखाना है, ठीक है। तो लर्निंग जो है उसको बच्चों को देना है, लेकिन वो एक बर्डन उन पर नहीं बनना चाहिए। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेजर गोल ऑफ अडल्ट एजुकेशन। अडल्ट एजुकेशन से सवाल है, तो अडल्ट एजुकेशन का मेजर गोल क्या है, क्यों अडल्ट एजुकेशन दी जाती है। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट है, टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एंड रियलाइज हिज आर पोटेंशियल फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। एडल्ट एजुकेशन दी जाती है जिससे हर एक व्यक्ति अपनी इंडिविजुअल जो हर एक व्यक्ति अपने लाइफ की गुणवत्ता को बढ़ाए, है ना, अपनी लाइफ में बेटर चीज़ें करे, अपनी लाइफ को समझे और रियलाइज़ करे अपने पोटेंशियल को, उसे सेल्फ रियलाइजेशन हो, इसलिए एडल्ट एजुकेशन दी जाती है। ये कोई आपको डिग्रियां देने के लिए, है ना, नहीं दी जाती, ये आप खुद को समझो, अपने पोटेंशियल को समझो और अपनी लाइफ की जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज़ करो, इसलिए दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, सुटेबल प्रोग्राम्स शुड बी डेवलप्ड to reduce the prevailing wastage and stagnation in schools and to ensure that every child who is enrolled in school successfully completes the prescribed course. This resolution have been included in। तो ये नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 में लिखा गया है, NPE 1968, ठीक है। इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। स्कूलों में मौजूदा बर्बादी और निष्क्रियता को कम करने के लिए और ये सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक बच्चा जिसको स्कूल में नामांकित किया जाता है वह सफलतापूर्वक निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करे, उपयुक्त कार्यक्रम विकसित करने चाहिए। इस संकल्प को NPE 1968 में शामिल किया गया, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दी नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। The National Adult Education Program was a massive program which aimed at educating 100 million non-literate adults in the age group of 15 to 35 years within a time frame of 5 years। देखो, तो जो नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम है ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, ठीक है। इसका एम था कि 100 मिलियन नॉन लिटरेट एडल्ट्स को, कितने, 100 मिलियन नॉन लिटरेट अडल्ट्स को जो कि 15 से 35 की एज के हों, उनको 5 साल के लिए क्या किया जाए, एजुकेट किया जाए, ठीक है। तो ये इसका पर्पस था, नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक। 15 से 35 के अडल्ट्स के लिए 5 साल के लिए 100 मिलियन नॉन लिटरेट्स को एजुकेट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर दी प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एक्सेप्ट। तो इन चारों में से 3 क्या हैं, NCF 2005 के प्रिंसिपल्स हैं और एक नहीं है, तो कौन सा नहीं है वो पूछा है, तो सेकंड नहीं है, बाकी 3 प्रिंसिपल्स पढ़ लेते हैं NCF के। स्ट्रेंथनिंग नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन को स्ट्रेंथन करना, क्वालिटी एजुकेशन देना सभी को, करिकुलम एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं उसके आधार पर करिकुलम डिज़ाइन करना या करिकुलम का होना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रिलीजन, जेंडर, इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड इवन लर्निंग स्टाइल्स आर ऑल नोटेबल फैक्टर्स ऑफ डैश टू बी कंसिडर्ड फॉर इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन एंड लर्निंग, ठीक है। तो रिलीजन हुआ, जेंडर हुआ, इकोनॉमिक बैकग्राउंड हुआ, ठीक है, और लर्निंग स्टाइल हुए, दे ऑल आर नोटेबल फैक्टर्स ऑफ डाइवर्सिटी, विभिन्नता। ये सब किस में आते हैं, विभिन्नता में आते हैं, डाइवर्सिटी में आते हैं, ऑफ टू बी कंसिडर्ड फॉर इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन एंड लर्निंग। इंस्ट्रक्शन और लर्निंग के लिए इन सब चीज़ों को, ठीक है, किस में आता है, डाइवर्सिटी में, चाहे रिलीजन हो, जेंडर हो या किसी का इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो। अगला क्वेश्चन है, there are various factors of social differentiation। सोशल डिफ्रेंशिएशन के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे डिसेबिलिटी, एथेंसिटी, एज, फैमिली बैकग्राउंड, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं मॉडिफाइंग जेंडर रोल्स को। बिल्कुल,
जेंडर रोल्स को, जेंडर के टॉपिक से क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो जेंडर रोल्स को जो मॉडिफाई करते हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं? डिसेबिलिटी, इथेंटिसिटी, एज, फैमिली बैकग्राउंड, ये सब। और ये सब हैं सोशल डिफ्रेंशिएशंस। इनको क्या बोला जाता है? सोशल डिफ्रेंशिएशंस, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? समावेशी शिक्षा का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? राइट टू एक्सेस एंड पार्टिसिपेट इन एजुकेशन। शिक्षा पे सबकी पहुंच हो और सभी क्या करें? पार्टिसिपेट करें, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या है? राइट टू एक्सेस और पार्टिसिपेट इन एजुकेशन। शिक्षा के लिए पहुंच और उसमें भाग लेने का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, डैश मीन्स डिसेबल्ड चिल्ड्रन और चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज अटेंडिंग मेन स्ट्रीम स्कूल। तो जब इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन का मतलब है कि जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन या चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं वो अटेंड कर रहे हैं मेन स्ट्रीम स्कूल को, तो उसे इंटीग्रेशन बोला जाता है। ये आप याद रखना। इंटीग्रेशन के बारे में पूछा जाता है कि इंटीग्रेशन में क्या होता है। इंटीग्रेशन में जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं या चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ होते हैं वो मेन स्ट्रीम स्कूल को अटेंड कर रहे होते हैं, ज्वाइन कर रहे होते हैं, तो इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण में होता है। अगला सवाल है, व्हाट डज द इंक्लूसिव एजुकेशन डिमांड्स स्कूल टू बी? इंक्लूसिव एजुकेशन कैसे स्कूल्स को डिमांड करती है कि कैसे स्कूल्स होने चाहिए? एकेडमिकली इफेक्टिव, फ्रेंडली, सेफ, क्लीन, हेल्दी एंड जेंडर रिस्पॉन्सिव। जी हाँ, तो इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए कैसे स्कूल्स होने चाहिए? एकेडमिकली इफेक्टिव, एकेडमिक्स पर भी पूरा ध्यान दिया जाए, फ्रेंडली हो, सेफ हो, क्लीन हो, हेल्दी हो और जेंडर रिस्पॉन्सिव भी हो, ठीक है, इस तरह से। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, द डैश मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी व्यूज people with a disability as having a deficiency or impairment that need to be fixed. Therefore, the person with a disability is the problem and not the inaccessible society in which that person lives. तो the medical model of disability क्या कहता है? The medical, यहाँ पर क्या आएगा? जो फिलिंग द ब्लैंक है यहाँ पर मेडिकल आएगा ब्लैंक में, ठीक। तो the medical model of disability views people with a disability as having a deficiency or impairment need to be fixed. वो क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। तो the person with a disability is the problem and not the inaccessible society in which they live. तो जो देखो यहाँ पर हिंदी में और अच्छे समझेंगे, कह रहे हैं कि विकलांगता का चिकित्सा मॉडल जो है वो विकलांग व्यक्ति को ऐसी कमी या दुर्बलता होने के रूप में देखता है जिसे ठीक करने की ज़रूरत है, जो ठीक किया जा सकता है, वो होता है आपका डिसेबिलिटी। इसका मतलब विकलांग व्यक्ति एक समस्या है तथा कभी कभी उस समाज में पहुंच योग्य नहीं होता जिसमें वो रहता है, ठीक है। तो विकलांगता क्या है? ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। ये क्या है? एक प्रॉब्लम है और उस समाज में पहुंच योग्य नहीं है जहाँ पर वो रहता है, ठीक है। कुछ उसमें ऐसी डिफरेंट चीज़ें हैं जिससे वो दूसरों से क्या है? अलग है। तो ये विकलांगता का चिकित्सा मॉडल है। अगला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस लॉजिकली। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस बनेगा वो इस तरह से बनेगा, एनुअल प्लान, देन एकेडमिक, देन मंथली, देन वीकली, देन यूनिट, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, यूनिट प्लान, उसके बाद वीकली, फिर मंथली, देन एकेडमिक, देन एनुअल, ठीक है। इस तरह से समझा जाएगा इसको, ऐसे यूनिट प्लान, फिर आपका वीकली, देन मंथली, देन एकेडमिक्स, देन एनुअल प्लान। क्लियर? अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, व्हाट इज स्टेम करिकुलम? स्टेम की फुल फॉर्म पूछिए, इंपॉर्टेंट है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है, याद रखना स्टेम की फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉलोइंग आइडियलिज्म प्रिंसिपल्स वाइल डिजाइनिंग करिकुलम? इनमें से आइडियल प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा जब आप करिकुलम डिज़ाइन करते हो, ठीक है। स्टूडेंट्स लर्न द विजडम ऑफ पास्ट हीरोज एंड शार्पन द माइंड एंड इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए? पाठ्यक्रम को डिज़ाइन करते समय आदर्शवाद के सिद्धांतों का पालन करने का क्या उद्देश्य होता है कि जो छात्र हैं वो
पास्ट में अतीत के जो नायक रहे हैं, हीरोज़ रहे हैं, उनसे बुद्धिमत्ता सीखें और दिमाग और बौद्धिक प्रक्रियाओं को उनसे सीखकर तेज करते हैं। ठीक है, यानी कि उनसे क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो है आइडियलिज्म प्रिंसिपल का जब आप करिकुलम डिज़ाइन करते हो वो क्या है कि स्टूडेंट लर्न विजडम ऑफ पास्ट हीरोज़ एंड शार्पन माइंड एंड वो अपने माइंड को शार्प करें। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ नल करिकुलम। तो नल करिकुलम क्या है, द करिकुलम विच वी डू नॉट टीच, दैट इज़ नल करिकुलम। जो करिकुलम पढ़ाया नहीं जाता वो क्या कहलाता है, नल करिकुलम कहा जाता है, याद रखना। नल करिकुलम क्या है, द करिकुलम विच डू नॉट टीच। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑडियो एड्स इन टीचिंग। टीचिंग में ऑडियो एड्स क्या होते हैं, तो उसमें रेडियो हो सकता है, ऑडियो क्लिप्स हो सकती हैं, टेप रिकॉर्डर। ऑडियो मीन्स जिन्हें हम केवल सुन सकते हैं, वीडियो में देख सकते हैं और सुनते भी हैं ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसमें ऑडियो में यही सारे आ रहे हैं, टेप रिकॉर्डर है, ऑडियो क्लिप और रेडियो। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट डज द बिलो स्टेटमेंट रिप्रेजेंट। जो स्टेटमेंट अब हम पढ़ेंगे वो क्या रिप्रेजेंट करता है। स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स आर मोर अपडेटेड देन द टीचर्स एंड टीचर्स कैन गेट सम मोर नॉलेज फ्रॉम देयर स्टूडेंट्स। ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट टीचर से ज़्यादा अपडेटेड रहते हैं और टीचर से ही टीचर्स को स्टूडेंट से ही और ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी। तो ये स्टेटमेंट बताता है इम्पैक्ट ऑफ पैराडिगम शिफ्ट इन एजुकेशन ड्यू टू ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT के एजुकेशन में आने के बाद से बच्चे बहुत अपडेटेड हो गए हैं और वो खुद टीचर को और नॉलेज देते हैं या जानकारी देते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का क्या यूज़ है, तो समवन्स आइडिया। क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का यूज़ क्या है। ठीक है, तो समवन्स आइडिया इन अ फॉर्म ऑफ, ये किसी का आइडिया है जो कि किसी टेक्स्ट की, ग्राफिक की या म्यूज़िक के फॉर्म में देखा जाएगा। क्योंकि इंटेलेक्चुअल नहीं पूछा क्या इंटेलेक्चुअल चीज़ क्या होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का यूज़ क्या है, तो किसी के आइडिया को किसी टेक्स्ट की, ग्राफिक की या म्यूज़िक के फॉर्म में देख पाना। ठीक है, ये इसका यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल एंड एडवांस टेक्नोलॉजी मेथड्स। ठीक है, जब आप ट्रेडिशनल और एडवांस दोनों मेथड्स को कंबाइन करके पढ़ते हो उसको ब्लेंडेड लर्निंग यानी कि मिश्रित सीखना कहा जाता है। ठीक है, ट्रेडिशनल जहाँ पर ज़रूरत है वो भी आप यूज़ कर रहे हो बच्चों को सिखाने में या सीखने में, और एडवांस चीज़ों को भी यूज़ कर रहे हो, तो उसके कॉम्बिनेशन को ही ब्लेंडेड लर्निंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द बेस्ट वे ऑफ स्टूडेंट्स सेफ्टी ऑन इंटरनेट। कौन सा बच्चों की सेफ्टी के लिए इंटरनेट पर बेस्ट वे नहीं है। नोइंग देयर पासवर्ड एंड चेकिंग द इंटरनेट। ऑब्वियसली पासवर्ड पता और इंटरनेट चेक करें ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक कर सकते हो आप, चाइल्ड लॉक सिस्टम कर सकते हो, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है विच टेक्नोलॉजी कैन बी यूज टू टीच एनवायरमेंट सब्जेक्ट्स टू स्टूडेंट्स। अगर आपको स्टूडेंट्स को एनवायरमेंटल चीज़ें समझानी है, ठीक है, तो बेस्ट वे क्या होगा, वीडियोस, प्रेजेंटेशंस, एनिमेटेड पिक्चर्स, ब्लॉग्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स। ये बेस्ट तरीका है एनवायरमेंटल सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट कोऑपरेटिव लर्निंग एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग। तो दो चीज़ों के यहाँ क्वेश्चन आपके सामने है कि कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है और कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या है। तो ऑप्शन नंबर 2 देखिएगा, कोऑपरेटिव लर्निंग इज फेस टू फेस और कोलैबोरेटिव लर्निंग इज ऑनलाइन। कोऑपरेट करके पढ़ रहे हो फेस टू फेस, कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है, फेस टू फेस है, और कोलैबोरेटिव लर्निंग ऑनलाइन है, कोलैब करना। ठीक है, ये ऑनलाइन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है which satellite was launched in to provide education to all people, primarily children from remote areas of country who cannot go to school or colleges। तो एक
सैटेलाइट लॉन्च की गई उनको एजुकेशन देने के लिए, उन बच्चों को जो कि रिमोट एरियाज़, दूर दराज के गाँव में रहते हैं, जहाँ इजीली चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। तो एड्यूसेट सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एड्यूसेट, ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ डायग्नोस्टिक असेसमेंट। असेसमेंट से सवाल है, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग, लर्निंग के लिए आकलन, ठीक है, सीखने के लिए आकलन। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन क्या है? डायग्नोस्टिक असेसमेंट है, नैदानिक आकलन होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इन लैंग्वेज लर्निंग डैश एंड डैश आर कॉल्ड एक्टिव स्किल्स। जब आप लैंग्वेज सीखते हो तो उसमें स्पीकिंग और राइटिंग ये एक्टिव स्किल्स होते हैं। लैंग्वेज सीखने में बोलना यानी कि स्पीकिंग और लिखना यानी कि राइटिंग ये एक्टिव स्किल्स माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट एक्टिविटीज़ विल यू प्लान टू इम्प्रूव राइटिंग स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स। बच्चों के राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए कौन सी एक्टिविटी प्लान करोगे आप? राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना है, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, एडवर्टीजमेंट राइटिंग, बिल्कुल राइटिंग की चीज़ें करवाओगे तो राइटिंग इम्प्रूव होगी। अगला क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट, क्योंकि 50 क्वेश्चन हम इसमें कंप्लीट कर रहे हैं, 50 नेक्स्ट सेशन में करेंगे। व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथड। कंस्ट्रक्टिविस्ट से एक और क्वेश्चन आया था लर्निंग से, और अभी कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड का एग्जाम्पल पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 4 देखिएगा। शोइंग वेरियस थिंग्स रिलेटेड टू नाउन एंड आस्किंग स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर डेफिनेशन ऑफ नाउन। आपने क्या किया, नाउन से रिलेटेड अलग अलग चीज़ें बच्चों को दिखाई और फिर बच्चों को डेफिनेशन नाउन की बनाने के लिए कहा। तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड में आता है, रचनात्मक अधिगम में आता है। क्लियर है इतनी बात? आई होप आपको आज का सेशन यूज़फुल लगा होगा और ये समझ आया होगा क्लियरली कि बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं हैं। हाँ लेंदी है क्योंकि सिलेबस लेंदी है, पढ़ना बहुत कुछ है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। मार्च से पहले आपका एग्ज़ाम होता हुआ आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, इसलिए आराम से तैयारी करो, बेसिक से लेकर सारी चीज़ें चलो, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन हर चीज़ कवर करके चलो, थोड़ा डिटेल में चीज़ों को पढ़ते रहो, ठीक है। यहाँ पर आपको कॉन्टीन्यूस क्लासेस अब मिलती रहेंगी, ठीक है। तो आपने अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है और आपको पढ़ना है पीआरटी के लिए, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, उस पर भी आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है और जो वीडियोज़ ये आती हैं उनकी अपडेट भी आपको तुरंत वहाँ पर मिल जाती है। तो चाहे तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा आपको तुरंत मिल जाएगा। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एक और PYQ की वीडियो के साथ, इसी का पार्ट 2 लेकर आएंगे। तब तक आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। आपके कोई डाउट या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।